हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके अतिरिक्त बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप सब जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सब वीडियो डाला गया बीपीएससी का। ठीक है, तो आप सब थंबनेल में भी देख चुके हैं कि लगभग इसमें 10,000 से प्लस भी क्वेश्चन ऐड हैं। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छे बना सकते हैं। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, मतलब सम्राट अशोक जो था चंद्रगुप्त का क्या लगता था ना, ये आपको बताना है। तो क्या था, पौत्र था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, 146 क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी। तो अशोक की रानी का क्या नाम था, कारुवाकी था। ठीक है, तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 147। तो 147 क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्न में से किसके पास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। तो किसके प्रयास से बना था। आप जानते हैं कि अशोक का जो सम्राट था ना, श्रीलंका तक था, अपने पुत्र को भेजा था श्रीलंका ना। तो इसका क्या ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अशोक के प्रयास से ही बौद्ध जो था, बौद्ध धर्म था, एक वैश्विक धर्म बन गया था। 148 क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो क्या था, श्रीलंका। बाद में अपने पुत्री को यहाँ पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, आगे क्या है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पर है, पटना में है। अगला क्या है, 150 क्वेश्चन, कह रहा कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो कलिंगा पर, यहीं पर इसका दिल पिघल गया था ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं, बीपीएससी ये सब टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड नहीं पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था। तो इसमें किसने विश्वास किया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई ऑप्शन बन जाएगा। ओके, आगे क्या है, दूसरा स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, अशोक के कलंक की विजय, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो पेपर तक उतना तो दिमाग में रहेगा। देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए कितनी बार आया बीपीएससी में, टीआरई में आया, प्री में आया है ना, बिहार एपीओ में आया है और बिहार सीडीपीओ में आया, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कह रहा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक, बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 100 शुंगमित्र द्वारा 184 ईसा पूर्व की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे क्या बोला जाता है, शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन अश्वमेध यज्ञों की पुरोहित
पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी। ध्यान देना, ये था सीता, कर था, टैक्स था ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि क्या था। अभी देखिए आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना, तो आप एक कर सकते हैं, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली क्या थी, एक भूमि थी। ठीक, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो आप सब एक्सप्लेनेशन देखिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको याद भी हो जाएगा, है ना। कह रहे कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, शुंग वंश आया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट प्रियद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक, और हत्या करके कौन सा वंश को स्थापित किया था, शुंग वंश, है ना। और पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। ध्यान देना, किसका था, मौर्य सेना का सेनापति, गद्दारी कर गया था। और शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी के अनुसार अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है ना। तो शुंग वंश के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, अयोध्या अभिलेख से, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित था। तो पूछ सकता है इसका राज्यपाल कौन था, धनदेव। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था, ध्यान देना, का शासन स्थापित हुआ। और गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के एक महत्वपूर्ण शासक था। तो सतकर्णी किस वंश से संबंधित था, सातवाहनों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि गौतमी, अब देखिए तो क्वेश्चन अब आप कर ही लेंगे ना, कि गौतमी सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो वो आप सब तो कर ही लेंगे, सातवाहन से था, है ना। अगला क्या है, कह रहा कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ये भी आप अब कर लेंगे ना, कर्ण वंश। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप सब एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, है ना। तो जो कलिंग का राजा था उसका संबंध किससे था, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। ठीक, कौन था संस्थापक, महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा राजा था तथा महाराजा कुदेब तीसरे शासक थे। ध्यान देना, तीसरा शासक कौन था, कुदेब था, और दूसरा कौन था, खारवाल था, है ना। पातालपुर गुहा लेख का संबंध महाराजा कुदेब से है, जो तीसरा राजा था यही ना, इसका संबंध किससे था, पातालपुर गुहा लेख से। और कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो प्राकृतिक भाषा में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। देखिए अब आप आराम से कर सकते हैं। तो राजा जो खारवेल है ना, उनका नाम कहाँ से जुड़ा था, हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति कहाँ से मिला, है ना, प्रसिद्धि किस स्थल से मिला। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, प्राकृतिक। तो शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, 78 में। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, शक संवत भारत का प्राचीन संवत है। ध्यान दीजिएगा, जो 78 ईस्वी में
प्रारंभ हुआ था। इस संवत का प्रवर्तक कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत भी है ना। और गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही काल में प्राप्त हुआ था। ध्यान देना, जो गौतम बुद्ध जी को जो देवता का पद मिला, स्थान मिला, किसके समय में मिला था? कनिष्क के समय मिला था। ठीक। और कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में ही फली फूली थी। ठीक है। और सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कंडफिसस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था ना, चारों से खूब क्वेश्चन पूछता है। 162 क्या है? कह रहे कि निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कुषाणों को, है ना। और कुषाणों में कौन? कनिष्क, है ना। तो अब ये सब याद हो गया होगा। 63 क्या है? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आप जानते कनिष्क के समय में, कनिष्क दिया था ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन है ना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक। आगे क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना, कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन हो जा रहा है ना, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक। तो इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो कौन किया था? अभी आप पढ़े थे। देखिए इस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर वही क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा जल्दी से। तो अभी आप पढ़े थे कडफिसस, विम कडफिसस ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में हुआ था ये विकसित? कुषाणों के समय में। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? अभी आपको बताए थे ना, जम्मू कश्मीर में हुआ था, है ना। अच्छा आप बताइए जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ था? कुंडलवन, सॉरी, जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ था? आप सब उस स्थान को आप बताइएगा। ठीक है। आगे क्या है कि सांची का बौद्ध स्तूप समय को निर्धारित करता है। मतलब जो सांची का जो विशाल स्तूप बना है ना, किस समय के? ये मौर्यों के समय का दिन है। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सांची का बौद्ध स्तूप जो था 3री शताब्दी में अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, एक बौद्ध स्मारक है, ध्यान देना। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया था। ठीक, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। ऐसे जो बना सब भी जब छोटे थे, जो 6ठी 7वीं किताब में ऐसे आप सब फिगर को ऐसे देखते होंगे। ठीक है, बना रहा होगा। यह स्मारक समान अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित है। ध्यान देना, किसके द्वारा निर्मित? ईंट द्वारा। और पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना। अच्छा, जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है ना, किसके माध्यम से बना हुआ? लकड़ी के माध्यम से। ये जो हम कह रहे हैं ना, जैसे यहाँ लकड़ी हो गया और जो बौद्ध स्तूप हो गया ईंट का बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गहराई में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाएगा। और मथुरा से प्राप्त खड़ी बौद्ध मूर्ति मौर्य काल की नहीं है ना। अच्छा, जो मथुरा से जो खड़ी बौद्ध मूर्ति है ना, वो मौर्यों के समय की नहीं है, ध्यान देना। आप सबसे ऐसे पूछ लेगा किस काल से है, तो मौर्यों के समय की नहीं है। और कुम्भलहार स्थल से मौर्य राज प्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान में दिया था। ठीक है। और ताम्रपत्र मुख्यतः एक तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप सब देख लिए। अब आप सब इसको क्वेश्चन सब सही सही आंसर दीजिए। करके कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? तो अभी आपको बताए थे क्या था? कुम्भलहार था ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है। आगे क्या है? 69। ठीक,
कर कि ताम्रपत्र एक है, तो ताम्रपत्र क्या है, तांबे की प्लेट है ना, तो मौर्य काल से संबंधित एक तांबे की प्लेट। अच्छा, तांबे को ही तो ताम्र बोलते हैं, तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 170 देखिए, कह रहे कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट, आजीविकों को दान में दिया था ना अशोक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित नहीं है। अभी आप बताए थे ना, जो मथुरा में जो बौद्ध जी का जो मूर्ति मिला था ना, मौर्यों को संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मथुरा से जो प्राप्त हुआ था खड़ी मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे बना था। आप जानते हैं लकड़ी से बना था। देखिए बीपीएससी में सब पूछा गया है। और भूमि दान किन्हें दिए जाते थे, शाही दरबार से जुड़े थे, शाही दरबार से जुड़े हुए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कर कि भूमि दान किन्हें दिए गए थे, भूमि दान जो शाही दरबार से जुड़े थे, तो कौन था, ब्राह्मण लोग थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, अब देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। भूमि दान का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सातवाहन के कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ध्यान देना, अभिलेख तो आपसे इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है। ठीक, और सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी में भूमि दान की अच्छे नीवी प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति, ध्यान देना किस प्रकार से था, कर मुक्ति, कर मतलब टैक्स, कर मुक्त देने की प्रथा शुरू किया था। ठीक है, मतलब वो भी दान जो था उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए थे, तो भारतीय यूनानी जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। देख लेते हैं, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों द्वारा प्रचलित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। देखिए लेख युक्त मतलब ऐसे सिक्के जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता था ना, और चित्रात्मक मतलब कोई ना कोई तस्वीर, जैसे आप सब अपने सिक्का आजकल जो देखते हैं ना, एक तरफ अशोक का चिन्ह बना रहता है और दूसरी तरफ लिखा रहता है 1 रुपया 2 रुपया ना, तो वैसे लेख युक्त मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ, और चित्रात्मक मतलब कोई ना कोई उस पर चित्र बना हुआ था। ठीक, और इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके शासक पर, मिनांडर की जो मुद्रा थी ना उस पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है, आपसे पूछेगा। और शक वंश के कारदमक शाखा का संस्थापक कौन था, चेस्टान था। देखिए सब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी का लेख अज्ञात है। मिलिंद पानो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, और रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने स्थापित किया था। ध्यान देना, तो रोमन साम्राज्य से कौन कौन अपना साम्राज्य स्थापित किया था, संबंध बनाया था, व्यापारिक कुषाणों ने भी बनाया था, शक ने भी बनाया था, और सातवाहन ने बना था। ठीक है, आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर कि पेरिप्लस है ना ऑफ द इरेथियन सी किसने लिखी, एक जो बुक है ना किसने लिखा था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, और उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन थे। अभी आपको बताए थे ना, वो बुक कौन था, मिलिंदो पान्हो था, है ना। और इनमें से कौन सा शक वंश की कारदमक शाखा का संस्थापक था, तो ये भी आपको बताते चेस्टान, है ना। और आगे क्या है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक साम्राज्य किसने स्थापित किया था, बहुत लोगों ने स्थापित किया था, है ना। कुषाण भी थे, शक भी थे, है ना, और भी थे,
एक दो वंश। अब देखिए यहाँ से शुरू हो गए संगम काल, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम काल से भी क्वेश्चन आता है। कह रहे कि संगम युग में उर्वर किस लिए विख्यात था? तो एक उर्वर क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते एक्सप्लेनेशन। संगम काल में उर्वर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उरयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में मिलता है और मदुरा उद्योग का प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो इनमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? तो वो हो जाएगा कादम्ब, है ना। तो संगम साहित्य में केवल किसका जिक्र मिलता है? चोल, चेर, पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। ध्यान देना, चोल था, चेर था और पांडव था, ठीक। इन राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट वर्णन तिथि न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और कांदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। तो किसका किसका मिलता है? ये तीनों आप याद कर लीजिए, पूछता है पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगम काल में तमिल में किसने महाभारत लिखा था? तो वो थे विल्ली पुतूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमिल में महाभारत इन्होंने लिखा था। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था? विल्ली पुतुनार ने किया था, है ना। तो इसके बाद पल्लव काल में पेरुंदवार ने महाभारत वेणका नाम से महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था। देखिए तो तमिल भाषा कुछ अलग है ना। और तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नय्या और तिक्कंतरा ने किया था। तेलुगु में ध्यान दें, तेलुगु में अगर आप पूछे तो क्या होता है? नन्नय्या और तिक्कंतरा ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता गुप्त काल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? वो कौन थे? गुप्त वंश था, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय पर शासन, देखिए किससे, यहाँ पर मौर्य है, यहाँ पर कुषाण है, यहाँ पर वर्धन है और पहला क्या है? गुप्त। तो सबसे ज़्यादा कौन शासन किया था? गुप्तों ने शासन किया था, ठीक है। देख लेते हैं, दिए गए विकल्प के आधार पर गुप्तों ने सबसे अधिक शासन किया था। जान लेना, विकल्प के अनुसार है गुप्तों का शासनकाल 319 से लेकर 467 तक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 223 ईसा पूर्व में किया था और मौर्यों का शासन 184 ईसा पूर्व तक था। कुषाणों ने पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक शासन किया। ध्यान देना, कुषाण ने कब से कब तक? पहली से लेकर तीसरी शताब्दी, है ना। और वर्धन राजवंश जिसे पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 590 से लेकर 647 तक माना जाता है। तो सबका ड्यूरेशन भी आपको एक नज़र याद होनी चाहिए। आगे देखिए 183 क्या है? एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण्य का संबंध किससे है? इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। एरण्य अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से माना जाता है। ध्यान देना, क्योंकि इसमें देखिए भानुगुप्त है ही नहीं। एरण्य अभिलेख, अच्छा, एरण्य अभिलेख से तो ही शायद सती होने की प्रथा का जिक्र मिलता है ना। देख लेते हैं, एरण्य अभिलेख से पता चलता कि भानुगुप्त का मित्र कौन था? गोपराज था। हुड़ों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था गोपराज, और गोपराज की पत्नी अपने पति के शव के साथ अग्नि समाधि ले ली थी। ये सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, एरण्य
अभिलेख, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बना है। ये देखिए जो सेशन हो रहा है ना बिहार के सभी एग्जाम के लिए, है ना, ऐसा नहीं खाली बीपीएससी वाले देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बिहार एग्रीकल्चर 2023 का क्वेश्चन, है ना, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इतना कम नहीं बहुत है। हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो कौन था? समुद्रगुप्ता। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, हरिसेन गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण भी जानकारी मिलती है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? प्रयागराज में है ना, इलाहाबाद में है। आगे देखिए क्या है, कह रहे कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो कौन किया था? ये विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो क्या है, पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था और पंचतंत्र की नीति कथाओं का प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया, जिसे मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलकीय और लब्ध प्राणलस और अपरिचित कारक कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था, तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कह रहे कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ना, और गढ़वा का इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, एक गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि झांसी के पास स्थित, वैसे झांसी के पास स्थित अगर आप कहेंगे ना अब वर्तमान टाइम में ललितपुर में स्थित है ना, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। झांसी के पास स्थित देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोला जाता है के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियां गुप्त काल की हैं। ध्यान देना, किस काल की हैं? गुप्ता। स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त मूर्तियां में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। ध्यान देना, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का यहाँ पर जिक्र मिलता है, तीनों धर्म की, है ना, और इसके अतिरिक्त अन्य धर्म का भी मिलता है। जैसे देखिए सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब यदि आप देख लिए एक्सप्लेनेशन तो इसका आंसर आप सब तो देंगे ही। ठीक है, तो देखिए क्या है, गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण किया था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसका शासनकाल 319 से लेकर 335 तक था। ठीक है, तो कब से माना जाता है? 319 से लेकर 335 तक था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए क्या है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परम भागवत वो कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता है? परम भागवत। देखिए गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों कौन कौन थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण किया। कौन कौन धारण किया था परम भागवत की उपाधि? समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय था। ध्यान देना, प्रथम नहीं है, द्वितीय है। और परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। ठीक है, नालंदा ताम्रलेख से जानकारी मिलता है। और समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है ना।
तो समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो विंसेंट स्मिथ ने। प्रयाग प्रशस्त के 21वीं लाइन में पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अभी आप पढ़ चुके हैं, विंसेंट स्मिथ ने कहा था ना, किसको, समुद्रगुप्ता को। आगे देखिए क्या है, इलाहाबाद स्तंभ की अभिलेख की इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों, अभी आपको बताए थे ना, आर्यावर्त के 9 शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन सा था, अच्छा जो इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख था ना, कौन लिखा था, हरिशेण ने लिखा था। ठीक है, आगे क्या है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है, इलाहाबाद के अभिलेख से मिलता है। ठीक, ये सब तो आप सबको याद हो गया होगा। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो कौन सा वंश था, अभी आपको बताए थे ना, गुप्त वंश था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रश्नगत के अनुसार विकल्प में सर्वाधिक समय तक शासन कौन किया था, विकल्प के अनुसार है। ठीक है, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, और चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। अर्थात सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इसके द्वारा 319 से ईसा में गुप्त संवत का प्रचलन कराया था। तो गुप्त संवत का प्रचलन कब से हुआ था, 319 से। और गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, श्रीगुप्त। 275 से लेकर 280 तक इसका शासनकाल था, और ये संस्थापक भी था श्रीगुप्त ना। और अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। इसका समय कब से कब तक ले था, 540 से 550। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दिनार कहा जाता था। मतलब गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं थी ना, उसको क्या बोला जाता था, दिनार। और गुप्त शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। मतलब गुप्त शासक जो थे ना, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को और मंदिरों को भूमि में दान दिया था, है ना। और गुप्त काल में भूमि राजस्व की उपज का 6वां हिस्सा लिया जाता कर के रूप में, अर्थात 1/6 हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में, टैक्स लिया जाता था। ठीक है, और नगरों का जो क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। R.S. शर्मा का मानना है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखा था। ठीक है, आगे क्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण था, तो गुप्त काल में था, ये तो आप सब पढ़ चुके हो। ठीक, करा कि किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान दिया था, वो थे गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिर को भी दान दिए थे, और पंडितों मतलब ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, करा कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, अभी हमको बताया था ना, कितना था, 1/6 था। तो उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे, 1/6 या उपज का 6वां हिस्सा। किसने तर्क दिया कि गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था था, अभी आपको बताया था ना, R.S. शर्मा बताए थे। ठीक है, देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता, अभी आपको बताया था ना कि गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं प्रचलित थी ना, उसको दिनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दिनार। और 199 क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा कि निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था,
तो होता शूद्रक, ध्यान देना कौन था इसमें, शूद्रक था। ठीक, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित, सॉरी शूद्रक नहीं था, इनमें से कोई नहीं है, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो गुप्त काल में जितने भी, जैसे सौन हो गया, ठीक, शूद्रक हो गया, है ना, सुश्रुत हो गया, सौमिल हो, ये सब गुप्त काल से संबंधित कोई भी चिकित्सक नहीं थे। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, एक था चरक और एक था सुश्रुत, है ना। इन दोनों का संबंध मौर्य काल से था, जबकि यहाँ पर किस काल का जिक्र किया है, गुप्त काल का। चरक भी मौर्य काल से थे और सुश्रुत भी थे ना, बशर्ते यहाँ चरक नहीं सुश्रुत है, जो सुश्रुत है ये मौर्य काल से संबंधित है। इन दोनों का संबंध मौर्य काल से था। ताम्रलिपि बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, देखिए किसके लिए किया जाता था, उत्तर भारत में व्यापार के लिए। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये किसने बोला था, आर्यभट्ट ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था, अप्रहस्त बोला जाता था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल है, अभी आपको बता दिए थे ना, ये तो झांसी के निकट स्थित है, अर्थात ये ललितपुर में अब है। कहाँ है, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 200। देखिए दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो आप सब पूरा जाके प्लेलिस्ट में सब शुरू से देखें, आप सबका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, बिहार का, चाहे बिहार एसआई, बिहार पुलिस, है ना, चाहे बीपीएससी, टीआरई, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल का मंदिर है, तो अब यह बताते ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, कहाँ, ललितपुर में। ठीक है, अगर ललितपुर नाम नहीं रहेगा तो झांसी के निकट लिखा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो कौन सा था, सॉरी हाँ सही है, ताम्रलिप्त था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार ये व्यवस्था की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन क्या होता है, दिन और रात। अभी आपको बताया थे ना, आर्यभट्ट ने कहा था, सबको याद आ गया होगा। किस प्रकार की भूमि को अप्रहस्त भूमि कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, देखिए 60-62 में आया है ना, और 2016-17 बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फायान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, बी। देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फिर बनेगा, है ना, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक, प्रसिद्ध चीनी यात्री, तो फायन कहाँ का रहने वाला था, चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं दे देगा, सीधे दे देगा क्या, विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। यद्यपि फायन ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु उनमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। ध्यान देना, अपने बड़े भाई को मार करके चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा था, और शकों को पराजित करने के कारण इसको शकारी बोला जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था, शक को, है ना, भारत से खदेड़ दिया था। शकों के पराजय के पश्चात सोपारा, काम्बो और भड़ौच बंदरगाह पर गुप्तों का अधिकार हो गया था।
इसी उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ लेख है वो चंद्र किसे है, चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही था। ठीक है, मेहरौली का जो अभिलेख है। आगे क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक था? तो एक कौन सा था? गुप्त वंश का। और इसी को क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य, है ना। और मेहरौली का जो लौह स्तंभ लेख है चंद्र संबंधित किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ये सब आप सबको अभी याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? ये तो आप सब कर लेंगे। कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। ठीक। और किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित करके इसे सकार्य कहा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और किसके शासनकाल में 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों जैसे सुपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिला गया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता संभाली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? ठीक। और गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया, क्या बोला जाता था उसको? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप सबको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक। देखिए, गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त द्वारा हुड़ों को पराजित किया गया था। और भीतरी अभिलेख कहाँ से मिलता है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। ठीक है, कि 8वें श्लोक में हुड़ों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। किस श्लोक में? 8वें। और हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंद गुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण किया था। ध्यान देना, ये पूछा जाएगा कि कर्मादित्य की उपाधि कौन धारण किया था, तो बताएंगे स्कंद गुप्त ने धारण किया था। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेख किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेख किसने लिखा था? तो आप सब जानते हैं, विशाखा दत्त ने लिखा था। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे। देखिए, तो सबको पता है मुद्रा राक्षस, लेकिन ये भी आपको अभी याद करना पड़ेगा। देवी चंद्रगुप्तम, है ना, कौन लिखा था? विशाखा दत्त। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कौन किया थे? कालिदास जी ने किया था। और वाणभट्ट अष्टांग हृदयम नामक आयुर्वेद की रचना किया था। ठीक। और बृहद संहिता नामक पुस्तक बारामवीर ने लिखा है। और अमर सिंह के अमर कोश ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है या जिक्र मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे विशाखा दत्त है ना। अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो। तो कह रहा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डांडी के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र। विष्णु शर्मा पंचतत्व, ये तो आप पढ़ चुके हो। आर्यभट्ट बृहद संहिता के आर्यभट्ट नहीं लिखे हैं, अभी आप ऊपर पढ़े हैं। तो कौन लिखे थे? तो ये आपका गलत है, ये आपका मिलान सही नहीं है। और भास की रचना स्वप्न वास दत्ता ने। बाकी ये तीनों आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, करे कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है ना। तो आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं, क्या कितने प्रकार? 12 प्रकार के। ठीक है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो ये कौन थे? वाग्भट्ट थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास जी ने लिखा था ना, ये भी आप पढ़ चुके हो। आगे क्या है? ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था।
तो किसके संपर्क था? जावा और सुमात्रा से। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से नया क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि गुप्त काल के बाद बिहार के साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई थी। ठीक है, जिसमें इंडोनेशिया शामिल था और जावा और सुमात्रा के द्वीप शामिल थे। ठीक है, ये दोनों द्वीप इंडोनेशिया के ही हैं, जावा और सुमात्रा। ध्यान दीजिएगा। पाल शासक विशेष देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांव को दान में दिया था। ठीक है, और क्या था? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव ने किया था। इसकी अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। ध्यान देना, मिथिला के जो कर्नाट शासक था ना, इसकी स्थापना नानदेव ने किया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? अभी आप पढ़ चुके हैं ना, तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नानदेव था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी अभी जस्ट पढ़े थे, हरि सिंह था। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यहाँ पूछा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग था, किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? गुप्त काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि संस्थापक कौन था? शुक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से मिली थी। समझ में आई बात? देखिए, शुक्रादित्य का पहचान किसके रूप में हुआ? कुमारगुप्त प्रथम। और जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 में नष्ट कर दिया था। ध्यान देना, बहुत बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी ने 1202 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये तो आप सबको याद हो गया होगा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? कारण था मुसलमान, है ना। तो बख्तियार खिलजी ने तो इसका विनाश किया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध में था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रमुख नगर कौन था? मथुरा था। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 225 में क्या ऑप्शन होगा? मथुरा। देखिए, ह्वेनसांग किसके समय की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 में भारत आया था। ठीक है, तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था, जबकि वाराणसी जो था रेशम के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ठीक है, आगे क्या है देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप बताएंगे नालंदा। कितने साल तक रहा था यहाँ पर? 6 साल तक। ठीक है, और थानेश्वर राजधानी किसका था? तो आप बताएंगे वर्धनों के, जैसे हर्षवर्धन हो गया ना, तो इनकी राजधानी कन्नौज भी थी और कहाँ बनाया था? थानेश्वर भी बनाया था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि थानेश्वर पुष्पभूति वंश से वर्धन से संबंधित था। ठीक है, से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्पभूति वंश की राजधानी बनी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्वपूर्ण
महत्व बढ़ गया था। और वर्धन वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्पभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 से 645 तक भारत की यात्रा किया था। और हर्षचरित की रचना कौन किया था? हर्ष के दर्वादिक कवि बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। तो प्रीतिकूट गांव से कौन संबंधित था? बाणभट्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, बाणभट्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था? ये बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताते ना, प्रीतिकूट का निवासी था। हर्षचरित नामक पुस्तक कौन लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था, ये भी आप पढ़ चुके हैं ना। और हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? ह्वेनसांग ने, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, कितने साल तक नालंदा में पढ़ा था? 6 साल तक ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे क्या है, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्पभूति वंश ने किया था, है ना, पुष्पभूति ने किया था। बाद में पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, फिर कन्नौज बना था ना। चीनी यात्री चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? ये भी चीनी यात्री था। कौन था? युआन चुआंग। तो 629 में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें आपको मिलान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको बता देते कौन कौन सा इसमें रहेगा, कौन सा सही है। ठीक, तो कह रहे कि चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम का किससे संबंध है? कुमार देवी से, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किससे आपका रहेगा? कुमार देवी। तो आप पहला जाएगा 2 पे। और समुद्रगुप्त का संबंध किस पर है? आप जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है जानकारी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी किस? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य, आप पढ़ चुके हो। और कुमार गुप्त प्रथम महेंद्र दत्त की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप सब ऊपर पढ़ेंगे ना तो आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप सब ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति लेख से संबंधित, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित चंद्रगुप्त प्रथम महेंद्र दत्त की उपाधि धारण किया था। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम क्या था? राज तरंगड़ी नाम था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम या सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी का है। ठीक है, यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध इतिहास लिखने का प्रयास है, प्रथम प्रयास है। ठीक है, किरातांजलि पुस्तक के लेखक 12वीं पल्लव काल के थे। ठीक, और पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों के द्वारा जारी किए। ये पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो सातवाहनों ने सबसे पहले किसका सिक्का चलाया था? ग्लास का, शीशे का सिक्का चला था। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के कौन चला था? सातवाहनों ने चला था। ठीक है, आगे देखिए क्या है, किरातवंशी पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। अब यहाँ पर देखेंगे 800 से 1200 तक की राजनीतिक सामाजिक साहित्य एवं साहित्यकार स्थापत्य। ठीक, अगला टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, धर्मपाल ने स्थापित किया था। ठीक, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल ने किया था। यहाँ के आचार्यों में दीपांकर श्रीमान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय, इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, आगे देखिए क्या, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजराव प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी तक। ठीक है,
देखिए कितनी बार पूछा गया है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं जो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है ना, कहाँ पर? तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक कौन सा शासक है? चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको? शिव को। इस मंदिर में मेरू नाम, इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता था। जो मंदिर है ना, ये विश्व का अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ध्यान देना, राजराजेश्वर का मंदिर किसके माध्यम से बना है? ग्रेनाइट के माध्यम से। आगे क्या है? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कौन करवाता? चंदेल शासकों ने करवाता। एक कहाँ पर है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में है ना। तो देख सकते हैं आगे क्या है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण, यहाँ पर देखिए थोड़ा